मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का तीसरा पाठ डिस्कस कर रहे हैं। उस पर आधारित आपने 2 वीडियो देखे होंगे। आज तीसरा वीडियो रिलीज होगा, वो एक संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक पर आधारित क्या इनकी विशेषता है, उनको एक एक चीज को अपन देखेंगे। आपका टॉपिक है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। पहले रेशे वाला आपने सब कवर किया है और फिर बाद में आज अपन डिस्कस करेंगे प्लास्टिक। देखिए संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, क्या उनके गुणधर्म होते हैं और संश्लेषित रेशों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आप जानते हो संश्लेषित रेशे 3-4 प्रकार के आपने डिस्कस किया है। उसमें आपने देखा कि संश्लेषित रेशा के रूप में रेयॉन है, नाइलॉन है, एक्रिलिन है, टेरिलिन है, पॉलिस्टर है। तो ये कई प्रकार के कपड़ों के बारे में आपने डिस्कस किया जो मानव निर्मित प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जो कंपेयर टू प्राकृतिक रेशा की तुलना में क्या होते हैं, कम महंगे होते हैं, महंगे भी कम होते हैं तथा स्टेबिलिटी भी क्या होती है, अधिक होती है। तो कई फैक्टर उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक रेशों की उपलब्धता कम होने की वजह से कृत्रिम रेशों से भी अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। तो आप देखते हैं जितने भी प्रकार के संश्लेषित रेशे होते हैं उनका मूल कच्चा पदार्थ के रूप में उसको यूज किया जाता है, वो आपके होता है पेट्रोलियम। जितने भी प्रकार के, तो अपन इसको कह सकते हैं पेट्रो रसायन के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी प्रकार के संश्लेषित रेशे होते हैं उसको पेट्रो रसायन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम कच्चे पदार्थ के रूप में इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज करके पदार्थ रेशों की गुणवत्ता बढ़ाने में काम किया जाता है। तो अपन देखते हैं जनरली सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। क्या है, सभी संश्लेषित रेशे मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन ही है उसे पेट्रो रसायन के नाम से जाना जाता है। आपको उसे पेट्रो रसायन किसे कहते हैं कि जितने भी संश्लेषित रेशे जो पेट्रोलियम मूल कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे पेट्रो रसायन के नाम से जाना जाता है। आगे अपन डिस्कस करते हैं संश्लेषित रेशों के क्या गुणधर्म होते हैं, उसको अपन एक एक चीज को देखते हैं। संश्लेषित रेशे को लोग आज की बढ़ती हुई जनसंख्या क्यों प्रीफर कर रही है, इसके पीछे भी कई रीजन है। तो आप देखते हो ये जल कम सोखते हैं, जल कम सोखने की इनकी टेंडेंसी होती है। जल कम सोखेंगे तो ये शीघ्रता सूखते हैं। मान लो आपको कहीं पे इधर उधर जाना है और आपके कपड़े गंदे हो गए तो 10 मिनट में आप धो के डाल दो और 1 सेकंड में वो धूप में क्या वजह से सूख जाएंगे, फटाफट जल्दी सूखते हैं। इम्पोर्टेंट क्या बात है, आपने कपड़ों को धुलाई करके रख दिया तो धुलाई के बाद में जल्दी सूखने की संभावना रहती है। दूसरे गुण इसके क्या है, अधिक सले हुए टिकाऊ होते हैं। एक बार कपड़े आपने बना दिए फिर आपको साल भर देखने की जरूरत नहीं, पूरे साल तक चलेंगे, फटने की संभावना 0% रहती है। अधिक टिकाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं। कपड़े भी क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब आप कम रेट में भी आप अच्छे कपड़े लेके कपड़े सिला सकते हो और टिकाऊ भी होते हैं और अति शीघ्रता के साथ में ये सूखते भी। जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, गंदे होते हैं, फटाफट उसको धुलाई कर लो और सूख दो, 10 मिनट में सूख जाते हैं। और आप देखते हैं कहीं पे भी आप जाओगे वहाँ पर आपको संश्लेषित रेशे के कपड़े बने हुए मिल सकते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े मिलते ही तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि स्पेशल मार्केट में ये कपड़े मिल गए, वो नेसेसरी नहीं है। जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, जहाँ जिस बाजार में दुकान पे कपड़े की दुकान है वहाँ पर सभी स्थान पे संश्लेषित रेशे से निर्मित कपड़े मिल सकते हैं। रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं, इनको साइज जैसे आप फोल्ड करके रख दो कोई उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर सिलवट होते ही नहीं, सिलवट पड़ने की संभावना है। तो जैसे भी आप पैक करके डाल दोगे वैसे आप दूसरे को निकालोगे, जिस प्रकार का था कपड़ा वैसे वैसे आपको वापस पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात अपन कहते हैं इस पर सिलवट विलवट की बनने की संभावना 0% होती है, क्योंकि साथ साथ संश्लेषित रेशे है तो उनके ऐसे गुणधर्म है, प्रत्यास्थता अधिक होती है, अधिक स्टेबल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गुणधर्म देखने के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए इनकी ओर वैज्ञानिक का ध्यान दिया और इससे इस प्रकार से रेशों को निर्मित करने में विशेष भूमिका रही। परंतु कोई से जितने गुण भी होते हैं उसके साथ में उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। तो उसको अपन देखते हैं
संश्लेषित रेशों से दुष्प्रभाव क्या क्या उत्पन्न हो सकते हैं उसको जनरली अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आप संश्लेषित रेशों से श्रम रोग होने की संभावना बढ़ती। आप देखते हो खाज, दांत, खुजली, कई प्रकार के श्रम रोग जो आजकल पहले ज़माने में इतना नहीं हुआ करते थे, परंतु आज देखिए श्रम रोग की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि लोग संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े अधिक पहनने लगे और उनकी वजह से उनमें कई प्रकार के ऐसे रसायनों का यूज़ किया रखा होता है और उनको तड़क भड़क बनाने के लिए कई प्रकार के केमिकल डाल रखे होते हैं जो कि श्रम पर अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट करने का कार्य भी करते हैं। कैंसर रोग जनित को बढ़ावा दे रहे हैं। संश्लेषित रेशों से कई प्रकार के कैंसर जनित रोग हो जाते हैं और उनको बार बार पहनने से कई बार अपने मतलब जैसे अपन कहते हैं हाथों पे या पैरों पे कई प्रकार घाव हो जाते हैं और वो धीरे धीरे घाव कवर ही नहीं होते और बार बार खुजली आती रहती है और फिर बाद में वो घाव धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी इसकी क्या हानि है, आप देखते हो ये कपड़े तीव्र गति से आग को पकड़ते हैं। मान लो आप खाना बना रहे हो और ये कपड़े पहन रखे हैं तो फटाक से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोलियम कच्चे माल के रूप में इसमें यूज कर रखा है। तो आप देखते हो पेट्रोलियम की वजह से ये कपड़े तीव्रता से आग पकड़ लेते हैं और जल्दी से आग पकड़ने के कारण पूरे शरीर पे आग लग जाती है और जिससे हादसा होने की संभावना अधिक रहती है। तो आग तीव्र गति से पकड़ते हैं, ध्यान दें। और पशुओं पर हानिकारक प्रभाव, कैसे पशुओं पर क्या हानिकारक प्रभाव कि कई बार कपड़े अपने पुराने हो जाते हैं तो अपन डायरेक्ट वैसे ही फेंक देते हैं तो उन्हीं को पशु डायरेक्ट खा लेते हैं और खाने की वजह से उनके पेट में गांठें हो जाती है, कई प्रकार कैंसर हो जाता है और पशु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और कभी कभार उनके कई प्रकार के ऐसे जाली पूरी आंतों में फैल जाती है इन कपड़ों की वजह से, तो पशु को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मरने की संभावना भी अधिक रहती है। उसके बाद में वातावरण दुष्प्रभाव, आप देखते होंगे कि मान लो संश्लेषित रेशों के निर्मित कपड़े पुराने हो गए, उसको आप जला भी दोगे तो भूमि प्रदूषण भी होगी, वायु प्रदूषण भी होगा और उसके साथ में कई प्रकार की सांस संबंधित बीमारी भी बढ़ने की संभावना रहती है क्योंकि कपड़े ऐसे होते हैं संश्लेषित रेशों में इस प्रकार से कई प्रकार के हानिकारक की वजह से पर्यावरण को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वातावरण को क्या कहते हैं, दुष्प्रभावित करने का कार्य भी करते हैं। तो आपने देखा संश्लेषित रेशों के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं और संश्लेषित रेशों के मूल कच्चा माल क्या यूज किया जाता है उसके बारे में आपने डिस्कस किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी अपने अगला बिंदु आएगा वो प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है उसको अपन विस्तार रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए आगे देखिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला बिंदु अपना क्या है, प्लास्टिक। रेशों के बारे में आपने पढ़ा कि रेशे क्या होते हैं क्या नहीं होते, उसको आपने डिस्कस किया। अभी अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक की क्या भूमिका है, प्लास्टिक किस प्रकार से निर्मित होता है और प्लास्टिक के क्या गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसके बारे में अपन विस्तार रूप से स्टडी कर रहे हैं। देखिए प्लास्टिक वैसे देखें तो प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों के समान ही ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक का उदाहरण। क्या है, बहुलक का उदाहरण। जैसे संश्लेषित रेशे विभिन्न प्रकार के एकल इकाइयों को मिलाकर रेशों का निर्माण किया जाता है, बहुलक के रूप में रेशे बनाए जाते थे। तो वैसे वैसे अपन देखें तो प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों के समान ही इसमें भी कई प्रकार की एकल इकाइयां मिलती है और एक बहुलक का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं प्लास्टिक भी एक बहुलक है जो संश्लेषित रेशों जैसे ही निर्मित किया जाता है। अपन देखें तो क्या बात करते हैं कि प्लास्टिक में एक बहुलक है जो संश्लेषित रेशे जैसे ही इसको भी निर्मित करने में प्रोसेस बताया जा रहा है। जैसे संश्लेषित रेशे आपने बनाए वैसे वैसे प्लास्टिक को भी बनाया जा रहा है। अपन देखते हैं प्लास्टिक बहुलक है तो अर्थात इसमें क्या कि इसमें प्लास्टिक में कई प्रकार की एकल इकाइयां व्यवस्थित होकर बहुलक का निर्माण करने का कार्य करती है। प्लास्टिक
में कई एकलक इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। बहुलक का निर्माण करती है, परंतु एकलक इकाइयां व्यवस्थित क्रम में होना जरूरी नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि प्लास्टिक में कई एकल इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। तो बात हमको समझ में आ गई कि प्लास्टिक बहुलक है तो इसमें एकल इकाइयां काम में आती होगी, परंतु जितने भी एकल इकाइयां हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में होना कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग क्रम में एग्जिस्ट कर सकती है। मान लो बहुलक के रूप में देखें तो एकल इकाइयां रेखीय क्रम में जुड़ सकती है, एकल इकाइयां शाखा के रूप में जुड़ सकती है, अल्टरनेट इधर उधर जुड़ के बहुलक का निर्माण कर सकती है। जैसे रेखीय रूप में एग्जिस्ट करती है तो किस प्रकार से बनेगा बहुलक, और शाखित होगा तो किस प्रकार से बहुलक बनता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। रेखीय बहुलक इसमें एकल इकाई क्या होगी, एक ही रेखा में जुड़ेगी। जैसे ये कितनी भी एकल इकाइयां हैं, मान लीजिए ये क्या एकल इकाई कितनी भी आएगी वो क्या होगी, एक ही रेखा में जुड़ेगी, सीधी रेखा में जुड़ते जाएंगे। और इस प्रकार से नॉर्मल प्लास्टिक के निर्माण का प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। अब अपन देख लेते हैं शाखित बहुलक प्लास्टिक कैसा होता है। मतलब जो एकल इकाई होती है रेखीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होकर अलग अलग रूप में जुड़ती है, तो आप क्या देखोगे, शाखित बहुलक युक्त प्लास्टिक। तो इसमें आप देखोगे तो जो एकलक इकाई होती है वो एक रेखा में जुड़ के ब्रांचिंग के रूप में जुड़ेगी। क्या होगी, ब्रांचिंग के रूप में जुड़ेगी। आप देखोगे जैसे ये एकलक इकाई चारों दिशा में जुड़ती, क्या होगी, चारों दिशा में जुड़ती। अब वापस पुनः यहाँ पे एकलक इकाई वो भी पुनः चारों दिशा में। क्रॉसिंग के रूप में, शाखा के रूप में जुड़ती रहती है। एक बार इधर से ब्रांचिंग बनाई, एक बार इधर से बनाई, एक बार इधर से बनाई, इधर से भी प्लास्टिक को क्या होता है, जुड़ता रहता है। मतलब एक ब्रांचिंग के रूप में प्लास्टिक क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो आप देखते हो प्लास्टिक की बेसिकली आपको प्रॉपर्टी पूछे, प्लास्टिक भी एक बहुलक है जो संश्लेषित रेशे के समान ही निर्मित किया जाता है। जैसा संश्लेषित रेशा बनाया था वैसे वैसे ही उसका भी निर्माण किया जाता है। प्लास्टिक में कई एकलक इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती है, परंतु एकलक इकाइयां व्यवस्थित क्रम में होना कोई नेसेसरी नहीं, जरूरी नहीं। वो हो सकता है रेखीय बहुलक के रूप में प्लास्टिक एग्जिस्ट करता हो या शाखित के रूप में। जो रेखीय रूप में एग्जिस्ट करने वाला प्लास्टिक क्या होता है, नॉर्मल और मुलायम होता है, जबकि शाखित वाला क्या होता है, हार्डनेस होता है, कठोर होता है। तो अपन बेसिकली प्लास्टिक के बारे में सिंपल 2-3 वर्डों को आपने डिस्कस किया। आगे अपन देखते हैं कि प्लास्टिक की और क्या विशेषता होती है, अपन और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में मैं को मेरे को रब कर रहा हूं। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि प्लास्टिक भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशे के समान एक बहुलक है
जो विभिन्न प्रकार की एकलिक इकाइयाँ आपस में मिलकर एक बहुलक का निर्माण करती है। एकलिक इकाइयाँ सारी व्यवस्थित क्रम में होना कोई नेसेसरी नहीं है, परंतु वो भिन्न भिन्न आकार में भी कहीं से भी आके जुड़ सकती है। वो रेखीय प्लास्टिक के रूप में भी, रेखीय बॉन्ड के रूप में भी जुड़ती है। एकल इकाइयाँ जो थी वो एक रेखा के रूप में जुड़कर रेखीय प्लास्टिक का निर्माण कर सकती है, और शाखित में भी जुड़कर शाखित प्लास्टिक का निर्माण कर सकती है। रेखीय प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, मुलायम होता है कंपेयर टू, और अशाखित होता है वो क्या होता है, आड़नस होता है। अपन देखते हैं प्लास्टिक की वस्तुएं भिन्न भिन्न आकार व साइज की बनाई जा सकती है। प्लास्टिक का ऐसा गुण है, मुलायमता पाई जाती है, जिसकी वजह से अपन जैसा भी आकार देंगे वैसे उस आकार व साइज की बनाई जा सकती है। प्लास्टिक को आसानी से शासन में डाला जा सकता है। प्लास्टिक को गर्म करने पर वो क्या होता है, मुलायम हो जाता है। प्लास्टिक को आप जैसे आप हल्का सा गर्म करोगे तो गर्म करने पर वो मुलायम हो जाता है, और मुलायम होने की वजह से उसको जैसा आप आकार देना चाहोगे, जिस सांचे में डालना चाहोगे उसी आकार में वो ढल सकता है। प्लास्टिक में पुनर्चक्रण का गुण पाया जाता है, उसको बार बार अपन यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से अपन इस प्लास्टिक को भी क्या करते हैं, प्रेफर कर रहे हैं। प्लास्टिक में ऐसा गुण पाया जाता है। तो आपने देखा जैसे बाल्टी को एक बार मतलब पानी भरने में काम में लिया, एक बार आपने आटा भरने में काम लिया, एक बार आप अनाज उसमें डाल देते हो, कोई भी कहीं एक बार रेत भरने में काम ले सकते हो। पुनर्चक्रण के रूप में बार बार उपयोग भी कर सकते हो। पुनर्चक्रण का मतलब हुआ उसको एक बार बाल्टी मान लो टूट जाती है तो उसको रिड्यूस करके वापस रिसाइक्लिंग करके उसको पुनः यूज करके वापस नया पात्र बनाया जा सकता है। प्लास्टिक को रंगीन व डिजाइन युक्त बनाकर आकर्षक बनाया जाता है। पब्लिक को अट्रैक्टिंग करने के लिए प्लास्टिक में क्या करते हैं, रंग बिरंगी रंगीन करते हैं, तब उसमें कई प्रकार की डिजाइन दे देते हैं जिससे पब्लिक क्या हो, अट्रैक्टिव हो। जैसे आपके घर में मान लो बाल्टी तो है, परंतु आप मार्केट में आते हो और ऐसी बाल्टी देखते हो जिसपे आपका क्या हो जाता है, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। आपको मन में फीलिंग आ जाती है कि ये बाल्टी बहुत अच्छी लग रही है, घर पे लेके जाओ। तो उसके पीछे रीजन क्या है, ओनली फॉर उसको डेकोरेशन कर रखी और क्या दे रखी है उसको डिजाइन, इस प्रकार की डिजाइन दे दी जिससे आपको क्या होगा, अट्रैक्शन होना नेसेसरी हो जाता है। और इसकी वजह से आप क्या करते हो, उस बाल्टी को खरीदने के लिए क्या कर लेते हो, पर्पल हो जाते हैं और कहते हैं ये बाल्टी मुझे खरीदना नेसेसरी हो गई है, तो मैं लेके जाऊंगा। तो आप देखिए प्लास्टिक को अट्रैक्टिव बनाने में क्या मेन रीजन क्या है, उसमें कई प्रकार के कलरों को यूज करना और डिजाइन देने की वजह से वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होने की संभावना बढ़ जाती है। पिघला हुआ प्लास्टिक से बेलनाकार सदरे और तारों को निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार का प्लास्टिक होता है वो पिघल जाता है, तो पिघले हुए प्लास्टिक को कहाँ काम करना है, तो बेलनाकार सदरे नहीं होती, मतलब पूरी सदर के रूप में फोल्डिंग वाले सदरे बनाने में काम किया जा सकता है, या तार निर्माण में भी काम आते हैं। कई प्रकार के तारों को निर्माण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है पिघले हुए। जैसे आपने देखा होगा धातु के तार होते हैं उसमें प्लास्टिक की लपेटी हुई होती है, तो उसको निर्माण भी इसी से किया जाता है। एक्स्ट्रा मान लो पिघला हुआ प्लास्टिक है तो फिर बाद में उसको रो में डाल देते हैं और फिर बाद में फोल्डिंग करके रख देते हैं, उससे तार आपके निर्मित हो जाते हैं। प्लास्टिक का एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है पॉलीथीन। क्या बताया जा रहा है, पॉलीथीन की थैलियाँ उनके बारे में जानते भी हो कि पॉलीथीन की थैलियाँ किस प्रकार से निर्मित होती है, पॉलीथीन थैलियाँ का क्या गुण है, या एकल इकाइयाँ क्या है, किस प्रकार से बनाई जाती है, तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। प्लास्टिक का एग्जाम्पल एक पॉलीथीन भी है, जो पॉली प्लस एथीन मतलब बहुलक एथीन के बहुलक आपस में जुड़कर एक प्रकार के पॉलीथीन का निर्माण करती है, जो अपन जनरली दैनिक जीवन में पॉलीथीन के रूप में इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग में लेते हैं। सब्जी लाने में, घरों में कई प्रकार के सामान लाने में पॉलीथीन का अपन प्रयोग करते हैं, आप जानते भी हो। तो देखिए पॉलीथीन का प्रोसेस किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से एकल इकाइयाँ जुड़ती है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तो आप देखते हैं जैसे एथीन मतलब ये क्या आपके एथीन, इसका नाम क्या है, एथीन। जब ये एथीन के एन अणु आप लेते हो, कितने एन अणु आप लेओगे इसके, तब ये एन मतलब हो जाएगा आपके बहुलक। बहुलक के रूप में हो जाएगा। अब या तो डायरेक्ट एथीन के एन अणु आप ले लिए, फिर इसको आपस में इंटरमिक्सिंग रिएक्शन करवाओगे किसी भी धातु के प्रेजेंस में, अलाइड के प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज करके इस बॉन्ड को क्या करते हैं, आप डिस्टोरेट करते हो, बॉन्ड को क्या करते हो, तोड़ते हो। तब तोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, ऐसे से ऐसे
एन श्रृंखला आपस में आगे से आगे क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। और ये क्या बन जाएगा आपके एक पॉलीथिन, क्या बन जाएगा, जो बहुलक के क्या है, पॉलीथिन की एकल इकाई क्या है, आपको पूछे पॉलीथिन की एकल इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे, पॉलीथिन की एकलक इकाई, एकलक इकाई क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पॉलीथिन की एकलक इकाई एथीन है, क्या है, एथीन। और सूत्र क्या रहेगा, CH2, यह संस्था सूत्र हो जाएगा। और डायरेक्ट आपको सूत्र लिखना CH2H4, ये आपके दिमाग का। तो देखिए अपन ने डिस्कस किया है कि प्लास्टिक किस प्रकार से निर्मित होता है, क्या उसके गुणधर्म होते हैं, किसकी वजह से पब्लिक अट्रैक्टिंग होती है। और एक उदाहरण आपको समझाया था पॉलीथीन का, पॉलीथीन किस प्रकार से बनाई थी, तो एथीन इकाई अनंत आपके बार बार आपस में जुड़कर एक प्रकार के पॉलीथीन का निर्माण करती है। तो आपको पूछे पॉलीथीन की एकलिक इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे, एथीन। दिमाग में रहेगी, एथीन का सूत्र होता है C2H4। अब देखिए एक बात, जो मैंने लैंग्वेज लिख रखी है आपके सामने, मुख्य पॉइंट दे रखे हैं, उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर बाद में अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार क्या होते हैं, क्या उसके गुणधर्म होते हैं और क्या उसकी उपयोगिता, उसको अपन विस्तार रूप से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पुनः देखिए प्लास्टिक की वस्तुएं विभिन्न आकार व साइज की बनाई जाती है। प्लास्टिक आप देखा, प्लास्टिक भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है जिसमें विभिन्न प्रकार की एकलिक इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। एकलिक इकाइयां व्यवस्थित क्रम में होना नेसेसरी नहीं है, रेखीय क्रम में भी हो सकती है और साकित भी हो सकती है। इसकी वजह से प्लास्टिक के अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं भिन्न भिन्न आकार और साइज की बनाई जा सकती है। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, जिस आकार में आपको बनाना है उसी आकार में प्लास्टिक को कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लास्टिक में पुनः चक्रण का गुण पाया जाता है। प्लास्टिक को रंगीन व डिजाइन युक्त बनाकर आकर्षक बनाया जा सकता है। पिघले हुए प्लास्टिक से बेलनाकार सदरें, तारों का निर्माण आदि किया जा सकता है। प्लास्टिक का एग्जाम्पल एक पॉलीथीन भी है, जो पॉली प्लस एथीन से मिलकर बनी होती पॉलीथीन की थैलियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस कैसे बनाते हैं, तो इसकी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया। देखिए कि एथीन ये होती है, एक लिखा है एथीन, और एन अणु एथीन के लेंगे तो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पूछे पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे, एथीन। एथीन का सूत्र हो जाएगा C2H4, या सरसा सूत्र लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रूप में रिप्रेजेंट करोगे। तो इस प्रकार से आपने आज के वीडियो लेक्चर में देखा, प्लास्टिक के बारे में बेसिक जानकारी आपने स्टडी की। और अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे प्लास्टिक के प्रकार, क्या गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार से उसको अलग अलग किया जाता है, उसको अपन विस्तारपूर्वक से अध्ययन करेंगे। अब तक यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे और आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस नहीं हो, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। जितना आपको होमवर्क बताया जा रहा है उसको आप घर बैठ के करते रहिए, जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको आप कॉपी में उसके शॉर्ट नोट्स बना के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।